अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में आज के लेक्चर में हम बात करेंगे चूँकि हम ये पढ़ रहे थे इंडो पाक हिस्ट्री। तो इंडो पाक हिस्ट्री का जो पहला लेक्चर था उसमें तो हमने डिस्कस किया कि बरे सग़ीर में इस्लाम जो है वो किस तरीके से फैला था, अरबों ने किस तरीके से वहाँ पर इस्लाम को फैलाया था। उस वक़्त ऑब्वियसली अरबों ने वहाँ पर अभी हुकूमत नहीं की थी, ठीक है। तो लेकिन ये हम बाद में डिस्कस करेंगे कि उन्होंने किस तरीके से उसके ऊपर जो है वो अपनी सल्तनत कायम की थी। अब जैसा कि उस वक़्त हमने देखा कि बरे-सग़ीर पर कोई एक हुक्मरान नहीं था, यानी कि छोटी-छोटी टेरिटरीज़ थीं, इंडिपेंडेंट स्टेट्स थीं, ठीक है, जिस पर राजा जो थे वो हुक्मरानी किया करते थे, ठीक है। अब उस वक़्त अगर हम सिंध को देखें, यानी हमने पढ़ना है ना कि जो हमारे पास मोहम्मद बिन कासिम है, मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध को फ़तह किया, ठीक है। सिंध को फ़तह करने से पहले आज हम डिस्कस करेंगे कि मोहम्मद बिन कासिम के सिंध को फ़तह करने से पहले सिंध कैसा था, सिंध में कौन कौन से हुक्मरान आए, क्या क्या वाक़यात हुए। अब यहाँ पर जो है अगर हम देखें तो सिंध को फ़तह करने से पहले इसको कहा जाता था सिंधु। अब उस वक़्त सिंधु में एक तहरीक चली, यानी द सिंधु देश मूवमेंट, ठीक है। सिंधु देश बेसिकली ये एक ऐसी तहरीक थी जो कि अलहदगी पसंद तहरीक थी, यानी वो सिंधियों के लिए एक अलग वतन बनाने की कोशिश करते थे। इस तहरीक का मकसद था कि जो सिंधी कौम है, यानी सिंधी कौम परस्त जो जमातें हैं, उन्होंने सिंधी रियासत के क़याम की एक तजवीज़ के तौर पर इस तहरीक को शुरू किया। वो ये चाहते थे कि जो सिंध है या तो वो उसको खुद मुख्तार कर दिया जाए, यानी उसको अलग कर दिया जाए, या अगर वो सिंध पाकिस्तान में है तो फिर वो उसके अंदर रहकर उसको खुद मुख्तार किया जाए, ठीक है। अब उस वक़्त की अगर हम बात करें तो सिंध की सरहदें बहुत ज़्यादा हम कह सकते हैं कि वसी थी। उस वक़्त सिंध में आज का जो सिंध है वो तो था ही था, तो उसमें इंडिया का जो इलाका काठीवार और सूरत वो भी उसमें शामिल होता था, ठीक है। अब उस इलाके में हुकूमत किसकी थी, वो राजा दाहिर की थी, ठीक है। अब उसके ऊपर बहुत सारे हुक्मरान भी आए थे राजा दाहिर से पहले, हम उसको भी डिस्कस करेंगे। राजा दाहिर जो है वो उमवी ख़ानदान यानी उमवी डायनेस्टी के दौरान उसकी हुकूमत रही है, और उस वक़्त उमवी ख़ानदान का जो हुक्मरान था वो खलीफा इब्ने अब्दुल मलिक था। इस अच्छा, राजा दाहिर जो था ना, ऑब्वियसली मैंने आपको बताया कि उसकी जो हुकूमत थी वो 663 से 712 तक थी, ठीक है। यानी 712 में तो मोहम्मद बिन कासिम आ गया था, ठीक है। तो उसकी हुकूमत जो है वो उमवी ख़ानदान का उस वक़्त हुक्मरान था खलीफा इब्ने अब्दुल मलिक, ठीक है। उसके दौर में इसकी हुकूमत थी सिंध के ऊपर, और राजा दाहिर जो है वो लास्ट हिंदू रूलर था सिंध का, ठीक है। हिंदू रूलर, लास्ट हिंदू रूलर। उसके बाद जो है वो मुसलमानों की हुकूमत आ गई थी, मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध को फ़तह कर लिया था। अच्छा, अब यहाँ पर देखा जाए ना तो राजा दाहिर जो है वो मशहूर था कि वो मुसलमानों पर बड़ा जुल्म किया करता था, और बाद में भी मोहम्मद बिन कासिम ने यहाँ पर आकर सिंध को फ़तह किया। अब यहाँ पर जो है वो तारीख़ी बहस है, बहुत सारी कंट्रोवर्शीज़ हैं कि सिंध जो है वो सिंध तहज़ीब का असल हीरो आखिर है कौन। कुछ जो है वो मोहम्मद बिन कासिम का दिफ़ा करेंगे, उसको हीरो के तौर पर लेंगे, ऑब्वियसली वो मुस्लिम हैं और मुसलमान ही, और उसने जो है वो सिंध को फ़तह करके वहाँ पर इस्लाम को मज़ीद जो है वो फैलाया था। तो मुसलमान जो है इसके दिफ़ा करेंगे, इसको हीरो के तौर पर जो है वो तस्लीम करेंगे, बट कुछ जो है वो राजा दाहिर को हीरो डिक्लेयर करते नज़र आते हैं। लेकिन अगर हम शफ़ाफ़ थोड़ा-सा मवाज़ना करके देखें कि आखिर असल हीरो है कौन, तो कहते हैं कि सिंध की जो तहज़ीब है वो अरबों के साथ-साथ मुस्लिम मौरख़ीन ने लिखी थी, जो हक़ाइक़ लिखते हुए बहुत ज़्यादा मुतासिब रहे। यानी ये जो तहरीक, ये जो तारीख़ है सिंध के बारे में जितनी भी, इसमें बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शीज़ हैं इसके बारे में। कुछ जो लिखा गया, कुछ जो है वो मतलब कि इसमें बहुत ज़्यादा मिक्सअप चीज़ें हैं, ठीक है। इतने हक़ाइक़ मबनी जो है यहाँ पर अगर हम डिस्कस करें, मुख्तलिफ़ किताबों को अगर हम कंसर्न करें तो अलग-अलग जो है वो बातें लिखी हुई नज़र आती हैं, अलग-अलग कंट्रोवर्शीज़ हमें देखने को मिलती हैं, ठीक है। तो मुकम्मल तौर पर हक़ाइक़ जो है वो इसके बारे में हमें नहीं मिलते। अब इस वक़्त की वाज़ेह और शफ़ाफ़ तस्वीर तो हम वो पेश नहीं करते। अब सिंधी तहज़ीब की तारीख़ की एक पुरानी किताब है
जिसका नाम है चचनामा, उसमें ये ज़िक्र किया गया है और उसमें ये कहा गया कि राजा दाहिर जो है वो इंतहाई ज़ालिम और बेरहम हुक्मरान था, जिसने इसके बारे में ये भी था कि इसने चंद खूबसूरत औरतों को कैद कर रखा था। उसके बाद जो है वो मोहम्मद बिन कासिम आया, उन्होंने उनकी आज़ादी दिलवाई, मतलब ये चीज़ें जो है वो लिखी गई हैं। अच्छा, अगर हम राजा दाहिर से पहले की बात करें, ठीक है, कि राजा दाहिर जो है लास्ट हिंदू रूलर था सिंध का, ठीक है, तो सिंध के ऊपर किस किसने हुकूमत की। अच्छा, यहाँ पर देखा जाए ना तो राजा दाहिर से पहले जिनकी हुकूमत थी, यानी कि सिंध पर जिसने हुकूमत की राजा दाहिर से पहले, यानी सब पहले जो थी वो रही डायनेस्टी थी, ठीक है। 489 से लेकर 632 तक ये रही और 632 तक जो है ये इनका अरसा रहा ईस्वी तक। और कदीम सिंध की ये एक सियासत थी, ठीक है। और रईनी इन्होंने जो है वो तकरीबन 144 साल जो है वो सिंध पर हुकूमत की थी। यानी इन यहाँ पर हम कह सकते हैं इनसे पहले जो वो थे वो 3 बादशाह थे, ठीक है। और चचनामा मैंने जो आपको बुक बताई है जिसके बारे में इस सिंध के तहज़ीब और इस पर जिसने हुक्मरानी की थी वो जो है वो उसके बारे में दर्ज किया गया है और उसी बुक में जो है चचनामा में ही उन 3 बादशाहों के सिर्फ नाम ही दर्ज किए गए हैं, ठीक है। अब वहाँ पर जो है ये 3 बादशाह थे, यानी एक दिवाजी, एक जो था साहिरास और एक सहासी, ठीक है। रईस सहासी 2 था और एक साहिरास था और एक दिवाजी था, ठीक है। अब हम बात करते हैं लास्ट वन, द सहासी 2, ठीक है। रईस सहासी 2 जो राजा था उस वक़्त राजा दाहिर से पहले इसकी यहाँ पर हुकूमत हुआ करती थी सिंध में, ठीक है। अब रईस सहासी को एक बड़ा मेहरबान और हुक्मरान तस्वुर किया जाता था, ठीक है। और इनकी अब ये जो सहासी था इसकी जो है वो शादी हुई थी एक समूह हमन देवी नामी एक औरत से, ठीक है। समूहमन देवी उसका नाम था, जिसकी इसके साथ शादी हुई थी। और इनके दौर में एक जज हुआ करता था, जज जो कि एक गरीब आलिम बरहमन था, ठीक है। अब हमें पता है कि हिंदुओं की तहज़ीब में जो हिंदू हैं वो भी डिवाइडेड हैं, कुछ अछूत हैं, कुछ ब्राह्मण हैं, ठीक है। तो ये जो ब्राह्मण थे ये बड़े मोतबर समझे जाते थे, जबकि जो अछूत थे उनको बड़ा निचले दर्जे का जो है वो तस्वुर किया जाता था, ठीक है। उनको छूना भी वो पसंद नहीं करते थे। अब यहाँ पर जो है वो राजा दाहिर जो है ये इसका बेटा है, ठीक है, जज का बेटा है जो कि ब्राह्मण था। अब ये जो जज था ये रईस सहासी के दौरे हुकूमत में उसके ख़त के दफ्तर में वज़ीर हुआ करता था, ठीक है। उसके अंडर जो है ये वज़ीर के तौर पर अपना काम किया करता था। अब उसकी महारत और कारकर्दगी से सहासी इतना मुतासिर हुआ कि उसने उसको पर्सनल सेक्रेटरी के ओहदे पर फाइज कर दिया, यानी उसको प्रमोशन मिल गई। आम अल्फाज में अगर हम बात करें, अब जज को महल के अंदरूनी हिस्सों तक रसाई मिल गई, ठीक है। अब हमें पता है कि जो देवी जो समूह मन है रईस सहासी की जो बीवी थी, ठीक है। अब वो उससे इतना मुतासिर हुई कि वो उस पर दिल हार बैठी और शादी की उसने पेशकश कर दी। अब जज जो था उसने उसको अव्वल तो उसने उसको मुस्तरद कर दिया, ठीक है। लेकिन चचनामा ये बताता है कि जो जज था वो, यानी ये ब्राह्मण जो आलिम था, ठीक है, वो बादशाह का गुस्सा बर्दाश्त नहीं कर सकता था, ठीक है। यानी होता है ना कि अगर हम किसी के अंडर काम कर रहे हैं तो उसको जो है उस चीज़ का थोड़ा सा खौफ होता है उसके दिल में। लेकिन चूंकि वो ब्राह्मण था वो अपने नज़रियात से भी बिल्कुल हटना नहीं चाहता था। और ये भी कहा जाता है अब कि राजा की जो बीवी थी उसने उसको राजा को जो है वो स्लो पॉइजनिंग दी थी, यानी वो मतलब उसको थोड़ा थोड़ा, जैसे हम कहते हैं ना कि जहर देना शुरू कर दिया, ठीक है। तो उसको स्लो पॉइजनिंग देती रही थी और जिसके नतीजे में राजा दाहिर कह रही हूँ, जो राजा था, ठीक है, सहासी, उसकी मौत हो गई। अब जब सहासी की मौत हुई तो ऑब्वियसली रास्ता साफ था। उसकी मौत के बाद अब कहा जाता है कि उसकी बीवी ने फिर उसी चर्च से शादी की। फिर इस तरह ऑब्वियसली जब राजा मर गया और उसकी बीवी ने जब चर्च से शादी की तो वो जो चर्च था वो राजा की जगह पर, उस जगह का यानी सिंध का जो है वो सल्तनत उसके हाथ में आ गई, ठीक है। अब वो जो है वो बादशाह बन गया। और इसी तरह उसका जो बेटा था राजा दाहिर उसने भी हुक्मरानी की, ठीक है। अब उस वक़्त जो है वो इसका एक और भाई भी था राजा दाहिर का, जिसको
चंदर है, ठीक है, वो बुद्धिज़्म था, ठीक है, बुद्धिज़्म को मानता था। और उसने भी जो है वो 8 साल हुकूमत की थी यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर जो है वो राजा सहासी की जो डायनेस्टी थी वो तो थी बुद्धमत, यानी कि जो सहासी की जो हुकूमत थी वो सहासी जो था वो बुद्धमत था, ठीक है, और उनकी जो हुकूमत थी वो भी बुद्धमत थी। अब उसके बाद जब सहासी मर गया तो सहासी की जगह पर आया चच। तो चच क्या था? ब्राह्मण। तो फिर ब्राह्मण की हुकूमत आ गई, ठीक है। अब वो आलिम तो था, तो उसके इक़्तिदार में आते ही ज़ाहिरी सी बात है फिर ब्राह्मण डायनेस्टी आ गई। अब यहाँ पर जो है जब ब्राह्मण डायनेस्टी आई तो राजा दाहिर ने भी इसके ऊपर जो है वो सल्तनत की, और राजा दाहिर को जो है बड़ा बहादुर और जंगजू तस्वुर किया जाता था। और उसके जो भाई थे चंदर, उसके बाद जो है वो उसके भाई इनका भाई और था द्रासिया, उसने जो है वो हुकूमत की। और फिर उसकी वफ़ात के बाद जो है वो सल्तनत, फिर ज़ाहिर सी बात है जब चंदर मर गया, उसका दूसरा भाई द्रासिया मर गया, फिर वो तीसरा जो है वो राजा ताहिर आता है, तो फिर राजा ताहिर के पास सल्तनत आ गई। अब यहाँ पर आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बताती हूँ कि यहाँ पर जो है वो राजा ताहिर की एक बहन हुआ करती थी, एक उनकी बहन भी थी, इन भाइयों के अलावा उसकी एक बहन भी थी जिसका नाम था रानी बाई। अब वहाँ के जो ऑब्वियसली उस वक़्त इस्लाम जो है वो इतना नहीं फैला था, उस वक़्त इस्लाम नहीं था उन इलाकों में, हिंदुइज़्म ज़्यादा था। और हिंदू हमें पता है कि वो एस्ट्रोलॉजी के ऊपर बड़ा बिलीव करते हैं, स्टार्स के ऊपर, यानी कुंडलियाँ जो निकालते हैं, ठीक है, वो पढ़ते हैं, तो उसके ऊपर उनका जो है वो बड़ा पुख्ता वो उसके बारे में अकीदा रखते हैं। अब उन्होंने कहा कि मतलब हम कहते हैं कि उन्होंने उसकी बहन के बारे में ये उसकी कुंडली देखी, तो उसके बारे में उन्होंने ये कहा कि तुम्हारी जो बहन है उसकी कुंडली में जो है वो बहुत ज़्यादा दौलत है, और अगर ये तुम्हारे पास रहती है तो इसका मतलब है कि ये दौलत जो है वो तुम्हारा नसीब भी बदल सकती है। और अगर ये शादी करके कहीं और चली जाती है तो ये ख़दशा है कि ये सल्तनत जो है वो तुम्हारे हाथ से निकल जाएगी। यानी उसकी बहन जो है वो उसके लिए एक हम कह सकते हैं कि उसका नसीब खोल सकती थी अगर वो उसके पास रहती है। ये वो हिंदुओं का एक उन्होंने जब हिसाब वगैरह जो लगाते हैं, तो उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस किया कि अगर ये तुम्हारी बहन यहाँ से चली जाती है तो हो सकता है कि ये उसकी जो बरक़ात हैं तुम्हारी बहन की वो अपने साथ ले जाएंगी, और तुम्हारी सल्तनत भी जो है वो छीन सकती है। और जब तक ये तुम्हारे पास रहेगी, तुम्हारे पास दौलत भी वाफर मिकदार में रहेगी, तुम्हारा नसीब भी खुला रहेगा और सल्तनत भी तुम्हारे हाथ में रहेगी। अब राजा दाहिर ने फिर क्या किया? राजा दाहिर ने इस खौफ से कि इसके हाथ से सल्तनत न चली जाए, ठीक है, बादशाहत न चली जाए, उसने फिर माशरे लोगों की परवाह न की और अपनी बहन के साथ शादी कर ली। अब अरबों के आने से पहले जो हुकूमत थी वो यहाँ पर जो हुकूमत हुई थी उनकी इकॉनमी भी बड़ी स्टेबल थी। उनका बेसिक जो ज़रिया था वो ज़रिया जो था वो एग्रीकल्चर था, ठीक है, ज़रिया माश जो था वो एग्रीकल्चर था। और जैसा कि मैंने आपको पहली वीडियो में ज़िक्र किया था कि वो ट्रेड भी किया करते थे, यानी अरबों के साथ तिजारत भी किया करते थे, और जिससे जो इनकी इकॉनमी जो थी वो बड़ी स्टेबल थी, ठीक है, हम ये कह सकते हैं। तो ये तो थी राजा दाहिर की एक थोड़ी सी हिस्ट्री। उसके पहले जो है वो किस तरीके से सिंध के ऊपर किन किन हुक्मरानों ने हुकूमत की, ठीक है। और अब सिंध पर फ़तह, अब राजा दाहिर की हुकूमत के बाद, यानी राजा दाहिर ने जब अपनी हुकूमत की तो ये लास्ट हिंदू रूलर है सिंध का। अब इसके बाद किसने आना है? इसके बाद आना है मोहम्मद बिन कासिम ने। और मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध को किस तरीके से फ़तह किया, कहाँ कैसे इस्लाम जो है वो फैलाया, तो ये हम डिस्कस करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के लिए जो है वो इतना ही, मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।